हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और अभी ये जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th की सोशल साइंस का जियोग्राफी। हम लोग देखेंगे जियोग्राफी का चैप्टर 6 देखेंगे। ये जो टर्म 2 की एग्जामिनेशन होने वाली है सीबीएसई की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में ये खासा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। द चैप्टर नेम इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चैप्टर 6। So I am going to explain according to the NCERT book, because CBSE की जो एग्जामिनेशन है वो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड बुक पर है। तो बच्चों को ये ना समझ में आए कि मेरा कंटेंट मिस हो गया, हमारा कुछ पार्ट छूट गया। इस हिसाब से सीबीएसई के जो बुक प्रोवाइड किया गया है, सीबीएसई जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंगली जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, बुक है, वही सारे ऑल ओवर इंडिया में और अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्री में भी जो भी पढ़ाई होती है सीबीएसई बेस्ड जो स्कूल्स हैं, नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज में ये होते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी की पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की पैटर्न जो भी यूपीएससी हो या बीपीएससी की एग्जाम हो, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें सोशल साइंस का कंटेंट खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीके जीएस के लिए। उस प्रोस्पेक्ट में भी हम देखेंगे। और सिर्फ ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। भले ही इसमें कंटेंट उसको कवर किया गया हो, बट आप हम लोग देखेंगे इसमें कि होल प्रोस्पेक्ट डेवलपमेंट है यहाँ पर। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी इसमें हम लोग अपने कंट्री का, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ उस आफ्टर द आज़ादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ वो क्या हुआ, उसमें और क्या रॉ मटेरियल्स मिनरल्स इसमें लगने वाले हैं। सो लाइन बाय लाइन हम लोग आज देखेंगे। ये फ्रेश चैप्टर है, पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो टॉपिक क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हियर इज वन स्टोरी इज हैविंग, एंड दिस स्टोरी यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हैरिस वेंट टू अ मार्केट विथ हिज पेरेंट्स। हैरिस एक बच्चा है, अपने माता पिता के साथ मार्केट जा रहा है, गया। दे परचेज शूज एंड क्लॉथ्स, तो उसने खरीदा शूज और क्लॉथ्स खरीदा, कपड़े खरीदा और शूज खरीदा। फॉर हिम हिज मदर परचेज्ड यूटेंसिल्स, उनकी माँ जो है वो अपने घर का सामान जो भी हो वो खरीदी, यूटेंसिल्स। शुगर खरीदी, चाय पत्ती खरीदी, दियाज खरीदी, लैम्प खरीदी। हैरिस ऑब्जर्व दैट द शॉप्स इन द मार्केट वर फ्लडेड विथ आइटम्स ऑफ सेल्स। तो हैरिस जो है वो देखा, वो समझा कि पूरा बाजार जो है सामान से भरा पड़ा है। हाँ, छोटा बच्चा। हैरिस shop in market were flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. His father explained it. His father explained that shoes, clothes, sugars, etc. are manufactured by machines in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans in household industries. तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि दियाज आर मेड बाय इंडिविजुअल आर्टिसंस इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री। दिया है जो हर घर के लिए अपना एक पर्सनल व्यक्तिगत ज़रूरत की चीज़ है। डू यू हैव सम आइडियाज अबाउट दीज इंडस्ट्रीज? क्या आपको इस इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ समझ है, आइडियाज़ है, कैसे ये बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, कहाँ से मिलता है, अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी इसकी बात हो रही है। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इन कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. So do you know that paper is manufactured from
वुड। क्या आप जानते हैं कि जो पेपर बनता है, न्यूज़पेपर हो या आपके जो नोटबुक हो या टेक्स्ट बुक हो, ये सारे के सारे जो कागज बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? लकड़ी से बनता है। यानी लकड़ियों को काट करके उसको स्पेशल गला करके और लोगदा बना करके फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर सुखाया जाता है मशीन में, छापाखाना में, फिर छपाई होती है। शुगर फ्रॉम शुगर कैन, चीनी जो है वो गन्ना से मिलता है। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। Do you also know that some types of cloths are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? People employed in the secondary activities. People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. The workers employed in steel factories, car breweries, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज, कितने सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। हाँ, कपड़े के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, शीशे की इंडस्ट्रीज हो गई, बेकरीज हो गया जहाँ पर बिस्किट बन रहा है, ब्रेड बन रहा हो, और भी अलग अलग प्रकार की बिस्किट्स बन रही है। फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बहुत सारे लोगों को इसमें काम की ज़रूरत है और मिलती भी है। In this chapter, we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. The economic strength of the country is measured by the development of manufacturing industries. So, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का, उत्पादन का क्या महत्व है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली। किसी भी विकास की रूपरेखा को तैयार करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी मैं फिर से थोड़ा सा इसको कोट कर दूं तो जब इकोनॉमिक्स आप पढ़े होंगे और इकोनॉमिक्स को जब हमने सेक्टर्स में डिवाइड किए कर रखा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स, तो सेकेंडरी सेक्टर्स को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में रखे थे, अगर आपको याद होगा तो। देयर इज 3 सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ इंडिया। तो यानी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज के समय में आपको पंखे की ज़रूरत हो, टेलीविज़न की ज़रूरत हो, ट्यूबलाइट की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, सब में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का इम्पॉर्टेंस है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty. Industrial development, इसको हिंदी में कहा जाता है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, औद्योगिक विकास जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहले की स्थिति बनती रहती है गरीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए रोजगार लाना। इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, तो बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करना, एंड पॉवर्टी मतलब गरीबी फ्रॉम आवर कंट्री। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर। ये सिद्धांत पर, ये दर्शन पर ही पब्लिक सेक्टर्स का काम करती है। सो इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया, सो इट वाज आल्सो एम टू एट ब्रिंगिंग down regional disparities by establishing industries and tribal
and backward areas. Exports of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. Countries that transform their raw materials, ऐसे देश जो अपने देश में भी और अपने देश से बाहर दूसरे देश में भी रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कपड़े के लिए अच्छा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ के जो थ्रेड्स हैं, हमारे यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स है टेक्सटाइल के लिए, वो बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में ईजिली प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरी मैं बात करूँ आपको तो transform the raw materials into a wide variety of finished goods of high value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. Agriculture and industry are not exclusive of each other. They move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost of agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw materials and sells their products such as irrigation pumps. यानी जो भी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। तो खेती में जो भी इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, आप कह सकते हैं कि खेती में क्या इंडस्ट्रीज़ है, बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ है। यह एग्जांपल आपको बुक में दिया है कि एक जो पंप सेट है जो जिससे सिंचाई करते हैं आप, ट्यूबवेल पंप सेट है, तो बिना ट्यूबवेल या पंप सेट जो है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बन रहा है, थ्रेसर बन रहा है, हार्वेस्टर्स बन रहा है, ट्रैक्टर्स बन रहे हैं, कीटनाशक छिड़कने की मशीन है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रिंकल्स मशीन्स है। ये सारे के सारे मशीन्स जो है कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को खासा डेवलप कर रहा है, सपोर्ट करता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स प्राइमरी सेक्टर्स पर एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर डिपेंड्स है, उसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स यानी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर्स पर डिपेंड्स है। अगर खेती अच्छी क्वालिटी की चाहिए, उन्नत किस्म के चाहिए, जल्दी कटाई हो, पानी की व्यवस्था सही हो, तो जो अभी मैंने बताया हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री में बनेंगे। और वही बात हो गई कि अब मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स चल रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स की बात करें, आप कपड़े का बात करते हैं आप, तो कपड़े के लिए खेती जो रॉ मटेरियल्स मिल रहा है, धागा जो बन रहा है, कॉटन बन रहा है, वो कहाँ से? खेती से हो रही है। और भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, रबर का बन रहा है, खेती से है। आपको चाय की जो बागान में चाय पैकिंग हो रही है इंडस्ट्रीज़ पे, रेशम का हो गया, शुगर कैन हो गया, चीनी जो बन रहा है वो खेती से ही बन रही है, शुगर कैन, तो चीनी के मिलों में चीनी बनना। सो दीज आर दे मूव हैंड इन हैंड। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया यानी एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट to agriculture for raising its productivity. They depend on the latter for raw materials and sells their products such as irrigation pump, सिंचाई का जो पंप है वो एक, फर्टिलाइजर्स, खाद सब फैक्ट्रीज में बनते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, machines and tools etc to the farmers, thus development and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient. In the present day वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज का जो विश्व है, पूरी दुनिया जो सिमट करके मुट्ठी में आ गई है, इन द प्रेजेंट डे, आज का समय है, जो आज का दिन है,
The world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. Only then will we be able to compete in the international market. तो कहीं ना कहीं हम भारत के या विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उस बाजार में हमें अपनी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता बनाए रखने के लिए बेस्ट क्वालिटी की चीज़ों की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो हम पीछे हैं। वही बात हो रही है कि आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विथ दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओनली देन विल बी एबल टू कंपटीशन से compete शॉर्ट बना है आपका, compete इन द इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है, हमारे देश की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उसमें सपोर्ट है। देश की इकोनॉमिक स्थिति सुधरेगी कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रीज से ही सुधरेगी। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज लगेंगे, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगी, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट दूसरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ में जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करेंगे। आज आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। चाइना एक ऐसा कंट्री हो चुका है कि खास करके दो चीज़ें मैं मैक्सिमम टाइम बताते आ रहा हूँ आप लोगों को कि एक मोबाइल फ़ोन और दूसरी लैपटॉप और डेस्कटॉप जो हो वो सबसे ज़्यादा चाइना सेल करती है, और ख़ास करके इंडिया में। तो कहीं ना कहीं उसकी जो हमारे यहाँ की जो करेंसी है वो जाती है चाइना में, और चाइना की इकोनॉमिक स्थिति मजबूत हो रही है। वही चीज़ तो यहाँ भी बताने की कोशिश हो रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू इन नेशनल इकोनॉमी ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स। एक डिकेड 10 साल का होता है भैया, तो 2 डिकेड हो गया 20 साल का। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स the share of a manufacturing sectors has stagnant at 17% of GDP, gross domestic product, GDP, gross domestic product। अब मैं बता देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैज स्टैंडेड एट 17% GDP out of total 27% of the industries, which includes 10% of mining, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो ये स्थिति है हमारे देश की आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका रोल है, कितना परसेंट है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स। ये बहुत कम है हमारे एशिया के और भी दूसरे देशों की अपेक्षा। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन मतलब तुलना में, इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, आर्थिक जो इनकम है, व्यवस्था है, वेयर इट इज 20 to 25% द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट यानी जो वृद्धि का जो एक पैराग्राफ है, डेटा है, जिसको बोल सकते हैं स्केल है, वो ट्रेंड बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। 7% पर एनम है। पर एनम मतलब एक साल में, एनम कहा जाता है ईयर को, ठीक है। 7% ऑफ पर एनम। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अनुमान है कि आने वाले 10 साल में हमारा 7% से 12% हो जाएगा। ये डिजायर्ड है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12% टू हो जाएगा। तो ये जो ओल्ड डेटा है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर बात करें तो ये संभव नहीं है। पूछिए क्यों? कोविड-19 के कारण हमारे देश क्या विश्व की इकोनॉमी खराब हुई है, तो अभी आप 12% कैसे सोच सकते हैं? असंभव। डेटा तो ओल्ड है।
लेकिन आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, जी रहे हैं अभी इसमें, तो अभी जानने की जरूरत है कि स्थिति क्यों, मैंने बोला क्यों कोविड-19 यानी 2019 के लास्ट में ये आया और पूरे दुनिया को, सोसाइटी को एक अलग डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए घरों में बंद कर दिया। कहीं मत जाइए, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, खेती के सारे सामान कम मिलने बंद हो गए, सामान बेचे नहीं जाने लगे, तो ये स्कूल कॉलेज बंद हो गए, एजुकेशन सिस्टम्स में जो लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें जो थी, कम डिमांडेबल जो चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जब देखिए मैं ही अब पिछले 1-2-1.5 साल से प्रोजेक्टर के लिए सोच रहा हूँ, हर बार लॉकडाउन लग जा रहा है, खरीदेंगे वाला, तो कहीं ना कहीं उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का सेल रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, ज़रूरत हो रही है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट में ये समझने की ज़रूरत ये है यहाँ पर कि 12% since 2003 manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10%। देखिए पुराना डेटा है, 2003 की बात है। since 2003 manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum। 9 से 10% हर साल, 2003 की बात है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो अभी 2000 हम लोग 22 में हैं, 22 में है, रेट ऑफ द 9 to 10% पर एनम विथ अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन by the government and renewed efforts by the industries to improve productivity। Economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। The National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) has set up with its objectives NMCC, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग प्रतियोगियों का जो भी फैक्ट्रीज का जो कंपटीशन है उस बेस में है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, capital, power and market etc. It is rarely possible to find all these factors available at one place। तो आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर कोई चाहता है कि हर सामान एक ही जगह आसानी से मिल जाए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। It is rarely possible to find all these factors available at one place। अब मैं इस सामान की बात करूं या फैक्टर्स की बात करूं, तो मैं पहले सामान कमोडिटीज़ को बता दूं। आज के समय में जो भी मार्केट ऐसा हो गया है, हर कोई चाहता है कि घर से बाहर निकले अपने थैला लेकर के, तो एक ही जगह पर ऐसा हो कि हमारे घर की सारी सामानें, कपड़ा से लेकर ग्रोसरी से लेकर यूटेंसिल से लेकर हर सामान मिल जाए। तो एक दौर ऐसा आया जिसको मॉल सिस्टम, मार्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया और बहुत सारे मार्ट बने दुनिया के अलग अलग जगहों पर। इसमें लोगों को ऐसा फील होने लगा कि एक तो समय एक दुकान से दूसरे दुकान तक जाकर भटकना, अवेलेबिलिटी यहाँ हुई यहाँ नहीं हुई, एक जगह में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, अपने चॉइस के अनुसार हम लोग परचेज कर सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost। After an industrial activities starts, urbanization follows। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो भी औद्योगिक जो क्रियाकलाप है वो शहरीकरण को खासा प्रभाव डालता है, बढ़ावा देता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं शहर का कॉन्सेप्ट क्या है,
बेसिक जो अच्छी सुविधाएं वहाँ पर हो जाए, पार्किंग की सुविधा हो, पुलिस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, बैंक्स हो, अच्छे कॉलेज हो, अच्छे अच्छे स्कूल्स हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। दिस इज कॉल्ड द अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऐसा होगा तो लोग अलग अलग प्रकार के अच्छे लोग आएंगे, रहेंगे, ये होगा। सो एंड अर्बनाइजेशन फॉलो समटाइम्स इंडस्ट्रीज का स्थिति जो है आर लोकेटेड इन आवर नियर द सिटीज, हमारे शहर के पास में ही, नियर द सिटीज। Thus, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन यानी कहीं ना कहीं औद्योगिक चीज़ें, फैक्ट्रीज स्टार्ट होगी तो वहाँ से सामान दूसरे जगह जाने के लिए सड़क चाहिए, लोग आएंगे जाएंगे, लंबे समय तक काम करेंगे, रहने के लिए घर चाहिए। जब लोग रहना शुरू कर देंगे तो उनके परिवार रहना शुरू करेंगे, परिवार रहेंगे तो फिर हॉस्पिटल चाहिए, बैंक चाहिए, सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, बड़े होंगे तो कॉलेज चाहिए, बड़े बड़े फिर स्टेशन आ जाएंगे, ट्रेन का ठहराव वगैरह रुक जाएगा। तो पूरा वही बात है। दस द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड टू इन हैंड, मतलब जुड़ा हुआ है, एकदम एक दूसरे से कनेक्ट है। Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants, and financial advices, etc. to the industries. Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomerations economics. Gradually, a large industries agglomeration takes place. Gradually मतलब धीरे धीरे औद्योगिक जो स्थिति आई कि अपने आप में कैसे लोगों को बदलना है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी के पहले का जो टाइम पीरियड था देश का, जो औद्योगिक काल का, वो अंग्रेजों के द्वारा जितना किया गया वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि उसके मैक्सिमम हिस्से को हम लोग यूज नहीं कर पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए। मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, etc. Consequently, there emerges certain pockets in industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural हिंटरलैंड। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, देखिए यहाँ पर आगे का जो हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे यहाँ कनेक्ट है, ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट्स इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट्स, द चार्ट्स जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि चीज़ें कैसे कैसे कनेक्ट हुई है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल की बात करते हैं इसमें, इंडस्ट्रीज़ में, कि रॉ मटेरियल में इंडस्ट्रीज मार्केट लिंकेज। सो इनपुट सबसे पहला है रॉ मटेरियल्स एंड और कंपोनेंट पार्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, लैंड्स, लैंड्स है, लेबर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। लैंड्स है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेनर है, मैन्युफैक्चरर्स है। यानी आपको एक फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद मजदूर भी चाहिए, उसमें भी 2-3 प्रकार के चाहिए, स्किल्ड लेबर अलग चाहिए, अनस्किल्ड लेबर अलग। डिपेंड्स करता है कि आप किस चीज़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की लगा रहे हैं, कि बुक्स की लगा रहे हैं, कि प्रिंटिंग प्रेस की लगा रहे हैं, कि लैपटॉप की लगा रहे हैं, कि मोबाइल की लगा रहे हैं, ये इस पर डिपेंड्स करता है। उसके बाद पैसा चाहिए, कैपिटल मतलब धन, तो वो भी चाहिए। इंटरप्रेन्योर स्किल चाहिए, सोच चाहिए उसको, कैसे हम कितना लेबर लगाए, कितना रॉ मटेरियल कितने से स्टार्टअप करे, शहर से कितना दूर हो या शहर के पास में हो, वो बहुत सारी दिमाग वगैरह सोचने की ज़रूरत है, ऐसे वो सोच नहीं हो सकता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्ट। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद सामान को, जो रॉ मटेरियल है, उस जगह पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, तो कहीं ना कहीं रोड चाहिए,
रोड भी चाहिए और वो भी चाहिए। फिर फैक्ट्रीज के बाद उसका जो तैयार हो गया तो आउटपुट हो रहा है, यानी सामान बन गया आपका, तो वो सामान तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो वो हो गया आपका फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट द आउटपुट्स प्रोडक्ट्स। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट से फिर वो मार्केट में जाता है, सामान पहुँच गया मार्केट, होलसेलर से रिटेलर, और यहाँ उसके बाद इसको मनी जनरेट होता है, तो फिर ये मनी, और फिर यहाँ से देखिए मनी से ये इनपुट्स हो गया। तो ये साइकिल है, दिस इज कॉल्ड द वन काइंड्स ऑफ द साइकिल ऑफ द इंडस्ट्रीज। हाँ, इनपुट इंडस्ट्रीज मार्केट लिंकेज में ये साइकिल हो गया। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, ये यहाँ भी बताने की वही कोशिश की गई है आपको, द की टू डिसीजंस ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लेटेस्ट कॉस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये अभी हम लोग देखेंगे आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज। आइडियल मतलब जो उत्तम किस्म की जो लोकेशंस कहाँ हम उद्योग लगाने के लिए बेस्ट होगा, तो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो ये साइकिल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये साइकिल के अपेक्षा आप देखेंगे कि फिगर नंबर 6.2 में कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, यानी जहाँ पर हम उद्योग अपना स्टार्ट करने वाले हैं, फैक्ट्री लगाने वाले हैं, वहाँ पर रॉ मटेरियल के लिए जो अवेलेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होने की ज़रूरत है। अब मैं बता दूं आपको कि छोटा नागपुर की जो पहाड़ियाँ है, जो हजारीबाग कहलाता है, 1907 में 1907 में जमशेद जी टाटा जो थे, वो घूमते घूमते कुछ अंग्रेज के साथ पहुँचे थे वहाँ पर, ऐसे ही घूम रहे थे। एक जियोलॉजिस्ट मित्र थे उनके, भूगर्भ गर्भ शास्त्री कहा जाता है, कि कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर सोना है, हीरा है, वो लोग पढ़ाई उनकी पढ़ते हैं, वो बता देते हैं। और उन्होंने देखा कि एक महिला टोकरी में कुछ लेकर के जा रही है ब्लैक कलर का। फिर पास में जाकर देखा उसको, फिर तो उनके दोस्त ने बताया कि ये कोल है, कोयला है, इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ एनर्जी। तो इनके दिमाग में देखिए, जमशेद जी टाटा पहले ही से इंडस्ट्रीज घराने से बिलोंग करने वाले थे, उनके दिमाग में उसी समय खटक गया कि ओ दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू द इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी हम लोग तो लोहे की फैक्ट्री लगाई जा सकती है। आसपास में पता लगाया गया कि नज़दीक में आयरन ओर कहाँ मिलेगा। तो जो छोटा नागपुर, झड़िया, धनबाद और जमशेदपुर से रानीगंज आपको बता देते हैं, दुर्गापुर में आयरन ओर है, बहुत आयरन ओर है, डस्ट है। दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है, लेकिन पड़ता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में उन्होंने देखा कि अरे यहाँ से तो आसानी से वो भी आ सकता है, और देखिए 1912 आते आते वहाँ पर स्टार्टअप हो गया देश का सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा टिस्को बना ना जी। तो कहीं ना कहीं ये अवेलेबिलिटी बहुत देखने की ज़रूरत है। हम लोग भी छोटा सा कुछ काम करते हैं तो देखते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें चाहिए, तो कहाँ से कैसे अवेलेबल हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ए साइट, वहाँ पर कितना खर्च आएगा उस साइट को बनाने के लिए, तैयार करने में। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, सामान को इधर से भेजने के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए ज़्यादा रोड तो हम ही को नहीं बनाना पड़ेगा, सरकार हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। तो फैक्ट्री कहाँ पर सही तरीके से हो, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, पॉल्यूशन की दृष्टि से भी देखा जाता है। सरकार बाद में ऐसा ना हो ये करोड़ों अरबों रुपया लगा दें और कहे कि नहीं ये प्लांट यहाँ से हटाइए, ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर आबादी है और ये बहुत हार्मफुल है आपका, इस टाइप्स का फर्टिलाइजर्स का आपको यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, ये शहर से दूर कोसो। किस टाइप्स का प्लांट है ये, जैसे मैं आपको बता दूं कि खैर तो वो तो पॉलिटिकली हो गया था। मैं पहले भी बताया था आपको कि सिंगूर वेस्ट बंगाल में एक जगह है जहाँ पर टाटा ने एक प्लांट लगाया था नैनो कार की। ममता बनर्जी आई, आंदोलन करके उसको प्लांट को स्टार्टअप ही हो रहा था, मतलब अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, सब रॉ मटेरियल और वो सारी चीज़ें तैयार हो रही थी, उसकी स्ट्रक्चर तैयार हो रही थी, साइट्स तैयार हो रही थी। बीच में ही टाटा को रुकना पड़ा, यहाँ से हटा करके गुजरात के सानंद जगह है वहाँ पर वो ले गया, और वहाँ पर से कार लखटकिया कार जो थी करीबन
25 लाख की कार बनी, कॉस्ट में पड़ती थी, 1.25 लाख की कार थी सबसे छोटी कार, वहाँ स्टार्टअप हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बड़ा इम्पॉर्टेंट कर जाता है इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो टाटा को वेस्ट बंगाल के बाद बिहार, झारखंड या यूपी एमपी नहीं मिला डायरेक्ट? मिला, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। टाटा को नहीं, टाटा ने बिहार को पहले अप्रोच किया, क्योंकि वेस्ट बंगाल से झारखंड और बिहार, एकदम सही क्वेश्चन है आपका, दोनों नज़दीक था। और उस समय क्या, अभी की बात है, 20 ईयर्स स्टार्ट, नए नए नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार के, 20 ईयर्स की बात है, जो मैं नैनो की बात बता रहा हूँ आपको। और उस समय उन्होंने कहा कि हमें 2 चीज़ चाहिए नीतीश कुमार से, एक एनर्जी यानी बिजली फैक्ट्री चलाने के लिए, और दूसरा एक्सटॉर्शन, रंगदारी जो है ना, ये सिक्योरिटी यानी लॉ एंड ऑर्डर बोल सकते हैं, ये इसको आप कंट्रोल कर लीजिएगा तो अपने आप में हम इसको यहाँ स्टार्टअप। तो इन्होंने कहा कि एनर्जी तो मिल ही जाएगी, हम दे देंगे, लेकिन एक्सटॉर्शन पर काबू करने में ये विफल हो गए, क्योंकि रंगदारी जो थी इनकी पॉलिटिक्स में ही थी, अपने साथ वाले इनके सब वही थे। फाइनली टाटा ने कहा नहीं, ये नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत है, फिर वहाँ से उस समय के जो अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, उस समय वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा ये वेलकम, टाटा को वेलकम किया और फिर वहाँ पर प्लांट लग गई। और आज देखिए गुजरात की स्थिति हमसे कई दर्जे बेहतर है। हमारे यहाँ से, बिहार से लोग पलायन होकर के जाते हैं गुजरात में, वहाँ पर उसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जाकर के वहाँ कम दर पर मजदूरी कर रहे हैं, रहने के लिए जितना कमाते हैं आधा से ज़्यादा 70% खर्च कर देते हैं। आज कार की फैक्ट्री यहाँ लगी रहती तो लोकल ट्रेन से पकड़ के लोग जाता है, जहाँ लगी रहती, बस से चला जाता लोग, टेम्पो से चला जाता लोग, आसपास के लोग, या नियर अबाउट में रहता तो उतनी खर्च नहीं होती ना अपने घर में जाने के लिए। बहुत ये सोचना नहीं पड़ता कि आज कोरोना आ गया, भागो फैक्ट्री बंद हो गई, फिर यहाँ तो तुरंत स्टार्टअप तुरंत हो गया नज़दीक से। तो नज़दीक वाले जो लोग होंगे उनके लिए तो फायदेमंद हुआ। तो ये एक विडंबना है अपने राज्य के लिए कि अभी तक इस तरह से कोई सोच नहीं रख रहा है, स्टार्टअप नहीं दे रहा है। पॉलिटिकल हो कोई भी, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात हो रही हो या जिसकी भी बात हो, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। इस दोनों हिसाब से उस तरीके में कहीं ना कहीं दिक्कत है। So classification of industries list the various manufactured products you use in your daily life such as the transistors। अब तो ट्रांजिस्टर्स यूज रेडियो को कहा जाता था, वो ट्रांजिस्टर्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, वेजिटेबल्स ऑयल है, सीमेंट है, ग्लास वायर है, पेट्रोल है, मैच बॉक्सेस है, स्कूटर्स है, ऑटोमोबाइल्स है, मेडिसिन्स है, एंड सो ऑन। If we classify the various industries based on a particular creation, then we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows: on the basis of source of raw material, based on रॉ मटेरियल। अब यहाँ देखिए अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के आधार पर कौन कौन सी फैक्ट्री लगाया जा सकता है। पहला है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या आपको इंडस्ट्री लगाई जा सकती है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पहले से ही आप जानते हैं। वूलन, ऊन का जो इंडस्ट्रीज है, वूलन गर्म कपड़ों का जो है, कंबल बन जाए, स्वेटर बन जाए, जैकेट बन जाए, जो भी वूलन इंडस्ट्रीज, ये भी खेती से ही आता है। जूट का जो जूट का साक है, बोरा है, वो सब कुछ खेती से ही मिलता है। सिल्क की खेती होती है, मलबरी के ट्रीज पर, पत्ते पर सिल्क अपना खा कर बड़ा होता है और वहाँ से वो सिल्क उत्पादन होता है। सिल्क टेक्सटाइल। रबर की खेती होती है, शुगर चीनी बनता है, वो शुगर कैन से बनता है। चाय पत्ती आप जानते ही हैं, चाय के बागान, असम की चाय के बागान से चाय की पत्तियां तोड़ करके उसको इंडस्ट्रीज में ड्राई करके, सुखा करके उसको पैकिंग किया जाता है। कॉफ़ी के लिए हमारे यहाँ का जो है कर्नाटका है, बेंगलुरु जाना जाता है। तो एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल में तो कम्प्लीटली एडिबल ऑयल कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पर है। सरसों का मस्टर्ड ऑयल हो गया,
खाने का युक्त होता है। नॉर्थ बिहार और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न महाराष्ट्र और ये सब गुजरात, राजस्थान में लोग खाते हैं। लेकिन साउथ में जाइएगा तो कोकोनट ऑयल खेती ही है। सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, लिनसीड, तीसी का तेल, तो बहुत सारे तेल के जो ऑयल्स हैं, एडिबल ऑयल है, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है। आप दूसरा देखिए मिनरल बेस्ड, मतलब खान खनिज से जो इंडस्ट्रीज चलती है। तो खान को आपका आयरन हो गया, लोहा, आयरन ओर से हो गया, आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड एल्युमिनियम माइंस से ही होता है, माइंस से निकालते हैं। मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स जो हो गया, पेट्रोलियम्स, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वो पूरा का पूरा। तो दो एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड यहाँ पर इसको दो कैटेगराइज किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल, इनके जो मुख्य जो काम है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई दियर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग। आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, कॉपर को गला उला करके जो, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम को गला करके जो बनाना। तो बेसिक ऑफ की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल। सबसे ज़्यादा जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, वो लोहा है। कोई भी आप इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, उसमें आयरन और मतलब लोहे की ज़रूरत है। आप चेयर बना रहे हैं, उसमें भी लोहे की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोहा चाहेगा। टेबल बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए देखिए, आयरन रॉड हो, छड़ हो, तो खास सॉरी स्पेशल लोहे का हो गया। लेकिन उसके अलावा आप बाइक बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, लोहे की ज़रूरत है कि नहीं? किसी भी चीज़ को आप नज़र दौड़ाइए, वहाँ लोहा जरूर लगेगा। तो ये इसको कहा गया है बेसिक की इंडस्ट्रीज, जिसमें उसकी 90% अवेलेबिलिटीज है। कील हो, दीवार पर ठोकने के लिए हो, रॉड हो, स्टील, कॉपर, तांबा के लिए बात कही जाए तो बिजली का सामान जितना सारा इलेक्ट्रिसिटी का बन रहा है, सब कॉपर के लिए ही हो गया। एल्युमिनियम हो गया एंड स्मेल्टिंग। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिससे उपभोक्ता डायरेक्ट कंज्यूम कर ले, आम जनता। अब जैसे हो गया चीनी, चीनी को डायरेक्ट शुगर कैन से चीनी बना और डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। उसको किसी और इंडस्ट्री से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। चीनी से कुछ और बनाया नहीं जाता। चीनी डायरेक्ट चाय पत्ती, दूध में जो भी इस्तेमाल करना है डायरेक्ट यूज करते हैं। दही खाइए, जैसे खाइए। टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, सिलाई मशीन, फैंस, पंखा, तो ये सारे जो है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हो गए। ये दो इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज एंड बेसिक ऑफ की इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल। आप इसको समझ सकते हैं कि इनके जो काम है, इनके रोल के आधार पर, फंक्शंस के आधार पर इसको कैटेगराइज कर दिया गया। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी धन के आधार पर कितना पैसा किस तरीके से है उसको बांट दिया गया उद्योग धंधा को। तो छोटा इंडस्ट्रीज, मंझौले इंडस्ट्रीज और बड़े इंडस्ट्रीज। अब छोटे को कहा गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड बाय विथ रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। ये घरों में भी स्टार्टअप हो जाता है, ज़्यादा 2, 4, 5 लोगों से भी स्टार्टअप हो गया, चल रहा है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई आपकी। allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, आज के समय में, at present, the maximum investment allowed in rupees 1 crore. ये छोटा इंडस्ट्रीज है, लेकिन छोटा में भी आप देख सकते हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपीस चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा आप देख सकते हैं वहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी जो मालिक इस इंडस्ट्रीज का कौन कौन होगा, गवर्नमेंट होगी या ऐसे ही। सो पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, भेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड।
भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो ये सरकारी इंडस्ट्रीज है, इसमें पहले ही लिखा हुआ है आपको पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसे भेल हो गया। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड एक हो गया। दूसरा है आपका सेल, सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वगैरह में ये दोनों के देने भेल और सेल, ये शॉर्ट फॉर्म है इंडस्ट्रीज का। सेल का लिख लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ETC, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं, लेकिन दोनों के दोनों काफ़ी स्थिति खराब चल रही है अभी के मामले में अगर कहा जाए तो। भेल का भी सेल का भी, सेल तो कोयला निकालने के लिए और स्टील के प्लांट, बोकारो में स्टील प्लांट है सेल के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ओन्ड ऑफ एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स एट और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, CO से कंपनी होगा, TISCO, ध्यान से सुन पा रहे होंगे तो TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन स्टील, ये टिस्को का प्लांट है टाटा, ये जमशेदपुर टाटा में है। बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज की गाड़ियां आप देख रहे हैं, बजाज के बाइक्स हैं, बजाज के ऑटो रिक्शा है, सबसे ज़्यादा सेल होती है, प्राइवेट है। दूसरा है डाबर इंडस्ट्रीज, डाबर का बहुत सारा मटेरियल्स है जो डाबर के हैं। बहुत सारे ऐसे और भी आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये भी इंडस्ट्रीज़ है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। जीप बनाती थी बहुत ज़्यादा, अभी स्कॉर्पियो बनाती है, काफ़ी सेल होता है। महिंद्रा का ट्रैक्टर महिंद्रा का बनता है, सुने होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा है, महिंद्रा है, आपको बजाज हो गया, टिस्को हो गया, हीरो कंपनीज़ है, हीरो की बाइक बनती है, अशोक लीलैंड है कंपनी प्राइवेट में। सो दीज आर द इंडस्ट्रीज हैज़ ए ऑनरशिप बेस्ड joint sector industries which are jointly run by the state and individual or a group of individuals। अगला पॉइंट है ज्वाइंट सेक्टर, यानी कि सामूहिक, सरकार के साथ साथ और भी प्राइवेट ऑनर्स आकर के साथ मिल करके उसको चलाते हैं, उसको ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। या हो सकता है कि वो ज्वाइंट सेक्टर जो है अकेले दो प्राइवेट में ही लोग मिल करके 2-3 ऑनर्स पर चलाएं उसको, तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये ज्वाइंट सेक्टर्स की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। Next, cooperative sector industries are owned and operated by the procedures or suppliers of raw materials, workers or both. They pull in the resources and shares their profit or losses proportionally. They pull in the resources and shares the profits or losses proportionally. Such examples are द शुगर इंडस्ट्रीज, चीनी की जो इंडस्ट्रीज है, शुगर कैन से होता है, उसके गन्ने के रस से बनता है। सच एग्जाम्पल आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द क्वायर इंडस्ट्री इन केरला, कोर इंडस्ट्रीज इन केरला। तो ये सारे किसी भी राज्य के जो मुख्य इंडस्ट्रीज जहाँ से चीनी तैयार हो रहा है, महाराष्ट्र के लिए हो गया। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल and finished goods based on the bulk and weight of raw materials and finished goods। हैवी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में आ गए आपके लोहे का, आयरन एंड स्टील का हो गया, ट्रक वगैरह जहाँ बन रहा है, बसेस बन रहे हैं। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील कंपनी, इसमें तो कहीं दो मत है ही नहीं। हैवी इंडस्ट्रीज में आपका आयरन एंड स्टील कंपनी की बात हो रही है, तो टाटा की बात करें, यही हमारे देश में तो टाटा की ही बनती है, और भी बहुत सारे पाइप वगैरह छोटे छोटे अलग अलग कंपनियां बना रही हैं। लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस
लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज, बिजली के सामान की इंडस्ट्रीज जो है। तो अभी एक छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ है जो आपके बुक में, इसको भी समझते चलते हैं हम लोग। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। ऑयल, तेल, निटिंग नीडल्स, स्वेटर बुनने के लिए जो नीडल्स होता है, ब्रास वर्क, फ्यूज वायर्स, वॉचेस, स्विंग मशीन्स, शिप बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, पेंट ब्रशेज, ऑटोमोबाइल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक अलग, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। अभी देखा हम लोगों ने कॉटन था, जूट है, सिल्क है, वुलन है, टेक्सटाइल्स है, शुगर है एंड एडिबल ऑयल है। ETC इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। अब ये देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर फ्लो चार्ट से दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे फाइबर प्रोडक्शन होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी वैल्यू एडिशन के सेंस में है कि किस चीज़ की प्रोसेसिंग कैसे पहले होती है, सबसे मुख्य वैल्यू क्या है। तो फाइबर प्रोडक्शन, रॉ फाइबर, स्पिनिंग, यार्न, वेबिंग, नाइटिंग, फैब्रिक्स बनता है, डाइंग एंड फिनिशिंग, तब कपड़ा तैयार हो जाता है, गारमेंट्स एंड गारमेंट मैन्युफैक्चर्स। तो सबसे पहले बताया आपको कि फाइबर प्रोडक्शन यानी रॉ फाइबर से बनेगा, वो फाइबर बनेगा, धागा बनेगा, ऐसे धागा जो असंगठित होता है। फिर उसको कितना मोटा बनाना है धागा, किस चीज़ का काम में लेना है हमको, तो वो यार्न का रूप देंगे। स्वेटर बनाने के लिए अलग, जैकेट के लिए अलग, टी शर्ट के लिए अलग, शर्ट के लिए अलग, और वही धागा को जमा करके फिर वहाँ पर क्या चलेगा, वेविंग, नीटिंग, वो उसको उस तरह से बुनाई किया जाएगा कि वो एक फैब्रिक्स का रूप लेगा। और फिर फैब्रिक के बाद उसमें कलर किया जाएगा, उसको कलरिंग किया जाएगा, डाइंग एंड फिनिशिंग होगी और वो कपड़ा तैयार हो जाएगा। जिस कपड़े में उसको शर्ट का इस्तेमाल करने लायक बनाए हैं हमने, कि पैंट के लिए मोटा बनाए हैं, जैकेट के लिए बनाए। हाँ, सो दीज आर द special charts given in here also. The next is having the textile industries. We can understand very important this industries. The textile industry occupies unique position in the Indian economy. The textile industry occupies unique position इन द इंडियन इकोनॉमी। ये पहले से ही हमारे देश में जब अंग्रेज थे तब से लेकर आज तक ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे पोजीशन में रहा है, बूम पर रहा है। जहाँ तक इसकी बात करते हैं हम लोग कि इट इज़ रिलेटेड टू कम्प्लीटली द गुजरात एंड द रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र इज ऑल्सो हैविंग। तो गुजरात में जो ये इंडस्ट्री चली थी, और आज भी अहमदाबाद को मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज जनरेशन्स में इस चीज़ का खासा ऐसा ध्यान दिया गया कि इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इन द हाइएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश के लिए काफ़ी ग्रोथ का रहा, और हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश से बाहर भी हम लोगों ने इसको ज़्यादा सेल किया। नेक्स्ट है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ही अब बाइफर्केट किया हुआ है, मतलब इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। कॉटन टेक्सटाइल यानी टेक्सटाइल का एक बेस्ट क्वालिटी का अगर कपड़े की बात करें तो कॉटन सबसे उत्तम क्वालिटी माना गया है। स्मूथ होता है, आरामदायक होता है, कॉस्टली भी होता है। सो इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विथ हैंड स्पिनिंग। प्राचीन काल में हमारे देश में, भारत में जो है
कॉटन को अपने हाथों से तैयार किया जाता था, उसके धागे स्पिनिंग चरखा के द्वारा चला करके एंड हैंडलूम वेविंग टेक्निक्स के द्वारा उसको बनाया जाता था। आफ्टर द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की बात है, पावर लूम्स केम इनटू यूज एंड आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमारे देश में शुरू से ही इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का बोलबाला रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों की ऐसी साजिश रही कि अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भारतीयों के लिए काफ़ी वरदान साबित होने जा रहा है। तो उन्होंने इसको इस तरीके से रूप दे दिया कि भाई इसको जल्दी से एक चेंज रूप देते हैं कि हमारी डिमांड बढ़े और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या रॉ मटेरियल की डिमांड घट जाए। जहाँ तक अगर आप पढ़े हैं 8th क्लास के बुक में, NCERT की बुक की 8th क्लास में हिस्ट्री में ऐसा बताया गया कि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ थी हमारे यहाँ उस समय आज़ादी के पहले जो थी, 19वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ, 20वीं शताब्दी में, तो और 19वीं शताब्दी विक्टोरिया जो थी, महारानी विक्टोरिया भी हमारे यहाँ के जो फैब्रिक्स क्वालिटी था वो इंडियन फैब्रिक्स के ही कपड़े पहनती थी। इतने उत्तम क्वालिटी की फैब्रिक्स हमारा होता था और यूरोप के बाज़ार में हमारा जो क्वालिटी था वो बेस्ट क्वालिटी का चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बता दूँ आपको कि अंग्रेज़ों को ऐसा फील हो गया था कि ये इंडियंस लोग हमें कहीं मार्केट से आउट ना कर दे और फिर हम इकोनॉमिकली ये लोग स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं कि हमारे से ये compete करने लगे, कंपटीशन करने लगे। और ये खासा प्रभाव डाला। और इसमें गांधी का भी जिक्र है कहीं ना कहीं कि गांधी जी ने जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, अपने स्वदेशी कपड़े अपनाने के लिए कहे, चरखा चलाने के लिए कहे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कॉटन काफ़ी खासा इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी जो द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। ये देखिए यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट समझने की ज़रूरत है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा पहली बार जो टेक्सटाइल मिल का इस्टेब्लिश किया गया वो मुंबई में 1854 और मैं आपको बता दूं ठीक इसके एक साल पहले 1853 में हमारे यहाँ पहली बार रेल चलाया गया था, जो मुंबई से थाने में अंग्रेज़ों द्वारा चलाया गया था, वो भी मुंबई में। तो कहीं ना कहीं इस एरिया का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ वेस्ट पार्ट में, महाराष्ट्र में, बंगाल के बाद। और उस समय से लेकर आज तक ये एरिया डेवलप ही रहा। लेकिन बंगाल की स्थिति देखिए क्या स्थिति बन गई है। कहीं ना कहीं वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को फोकस नहीं किया जा रहा है, अब वहाँ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका नतीजा है कि बंगाल पिछड़ते जा रहा है। बंगाल में ज़्यादा आंदोलनें हो रही हैं, ज़्यादा यूनियनबाजी होती है और इसलिए फैक्ट्रियाँ बंद रहती है। तो वो कहीं ना कहीं एक अभिशाप है। अगर फैक्ट्री को चलाना हो और ज़्यादा आप यूनियनबाजी करेंगे तो ये सही नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर us and the citizens of the India and any other countries also. The two world war were fought in Europe. First World War and Second World War. In the First World War 1914 to 18 and Second World War 1939 to 45. So India was a British colony. सही बात है, ब्रिटिश हमारे यहाँ रहते थे, सीधे सीधे नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं से दोनों युद्ध में हम लोगों ने भाग लिया। हमारे सैनिक भाग लिए, अंग्रेज़ों को सपोर्ट करके हम लोगों ने लड़ाइयों में भाग लिया इनडायरेक्ट रूप में। डायरेक्ट रूप में हमने किसी के साथ युद्ध नहीं किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी नहीं किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं किया। सो देयर वॉज अ डिमांड फॉर यूके फॉर क्लॉथ इन यूके। युद्ध की स्थिति बनी, कपड़े की डिमांड बढ़ी और यहाँ से भी कपड़े गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी। Hence, they gave a boost to the development of the cloth textile industries। और इसका नतीजा हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मांग बूस्टअप करने लगा। यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स कहता है डिमांड एंड लॉ कि आप ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मांग बढ़ेगी तो आपको अर्निंग होगी। नेक्स्ट है आपका इन द अर्ली years the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat।
यानी कॉटन बेल्ट यानी खेती की बात हो रही है कि ज़्यादा यहाँ पर होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर को मॉइस्ट climate etc contributes towards its localization. This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers. Cotton ball pluckers and workers engaged in gaining, spinning, weaving, डाइंग, चरखा चलाना, धागा काटना, कपड़े को रंगाई करना डाइंग होता है, डिज़ाइनिंग देना उस पर मशीनरी से ही, अब तो मशीनरीज की ही बात कर सकते हैं, हाथों से नहीं। फिर उसके बाद तैयार हो जाने के बाद उसको फोल्ड करना, फोल्ड करने के बाद पैकिंग करना, वो फोल्ड में ही आता है, टेलरिंग करना एंड स्यूइंग करना, सिलाई करना। दीज आर द हैविंग द इंडस्ट्रीज बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट many other industries such as chemical and dyes. कपड़े में कहीं ना कहीं डाई कलर करने के लिए केमिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगा, परचेज करके हम लोग डाई करेंगे ना। पैकिंग मटेरियल्स जो भी होता है उसके पैकेट करने के, प्लास्टिक हो, कपड़ा हो, जो भी उसमें पैक करके फिर कार्टून में पैकिंग करके होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से सेलर, रिटेलर ऐसे पहुंचता है। इंजीनियरिंग वर्क्स के दिमाग लगेगी। सो वाइल स्पिनिंग कंट्रीज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, स्पिनिंग कंट्री सेंट्रलाइज्ड इन द महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वेविंग इज हाईली decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, सिल्क, जरी, ये सब नाम है कॉटन की वेराइटीज़ का नाम है आपका। वेविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी ये सब हाथ से डिज़ाइनिंग बनाई जाती है, कपड़े में एक डिज़ाइन दिया जाता है, एम्ब्रॉयडरी भी एक हाथ से ही किया जाता है। टीसी इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, but weaving supplies low quality of fabrics as it cannot use much of the high quality yarn production produced in the country. So weaving is done by handloom. Weaving is done by handloom, power loom, and in mills. The hand spun khadi provides large scale employment to weavers in their homes as a cottage industries. कॉटेज इंडस्ट्रीज को कुटीर उद्योग कहा जाता है, छोटा उद्योग, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको अभी डिस्कस भी किया है, आई हैड डिस्कस अबाउट दैट दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चंस इज कम्स ऑलरेडी इन द बुक व्हाई डिड महात्मा गांधी ले emphasize on spinning yarn and weaving khadi? As we know that Gandhi knows the Britishers have grown up as economically and they want to decline the Indian economy. अंग्रेज चाहते थे कि हमारा जो स्थिति रहे आर्थिक तौर पर हम कमज़ोर हो जाए, तो दैट्स वाई दे हैव टू स्टार्टेड द ओन चरखा एंड तकली एंड स्पिनिंग जेनी यान, धागा बनाना। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा चीज़ है, खाने के बाद कपड़े की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोटी, कपड़ा और मकान बोलते हैं ना हम लोग, सिंपल भाषा में बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कहीं ना कहीं रोटी के बाद कपड़े की बात आई और हर व्यक्ति को तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। तो वो इंडस्ट्रीज़ में गांधी ने काफ़ी जोर डाला, इम्फेसाइज का मतलब जोर डाला, इसका खादी को ये बढ़ावा दिया कि खादी बनाने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और खादी बनाने के लिए जो अपना यहाँ का जो बेस्ट क्वालिटी का जो धागा है, यार्न है, रॉ मटेरियल है, वो दुनिया के किसी भी कंट्री के पास नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई थी, इसका आंसर मैं जो बताया आपको। दूसरा है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर
लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। देखिए, पावर लूम और हैंडलूम में अंतर ये है, हैंडलूम को हिंदी में हथकरघा कहा जाता है, समझिए ऐसे बना हुआ होता है, हाथ से ऐसे ऐसे चलाते हैं आगे पीछे करके, और धागा का बहुत सारा लड़ी लगा हुआ होता है, उसको धागा को ऐसे ऐसे चला के जमावट करते हैं। पावर लूम जो है बिजली से चलने वाला मशीन है, जिसमें कि वो धागा को लपेटने के लिए वो मोटर के द्वारा उसको संगठित किया जाता है। तो वो चीज़ मैक्सिमम उस टाइम में हमारे यहाँ हैंडलूम से ही चलता था, पावर लूम तो था नहीं। तो ये कह रहा है कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज, बिकॉज हमारा कंट्री बहुत बड़ा देश था और इकोनॉमिकली उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो हैंडलूम सबसे ज़्यादा डिमांडेबल रहेगा। मशीनरी लगाने के लिए, मशीनरीज इस्टेब्लिश करने के लिए सभी के पास और पैसे नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं थे। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान, देखिए कहाँ कहाँ इंडिया भेजता है, इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान, बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान को धागा बेचता है। अदर इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, और भी हैं इंपोर्टर्स, अमेरिका भी मंगाता है हमारे यहाँ से, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम को कहा जाता है वो भी मंगाता है, रसिया मंगाता है, फ्रांस है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ है। तो ये सारे जो भी कंट्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ से ज़्यादा कपड़े ऐसे मंगाते हैं। सो वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्ड, वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्ड, दुनिया के बाज़ार में सबसे ज़्यादा कॉटन का शेयरेबल है। आवर स्पिनिंग मिल्स, जो करघा वाला जी बात कर रहे हैं, आवर स्पिनिंग मिल्स आर competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. So there are some large and modern factories in these segments, but but most of the production is in fragmented small unit, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे यहाँ जो कपड़े की जो और भी मिल है, यूनिट है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बिखरे हुए हैं कि थोड़ा सा वो दिक्कत का कारण बना हुआ है इस हिसाब से देखा जाए तो। Then which cater to the local market, this mismatch is a major drawback for the industry. तो ये जो मिसमैच बना हुआ है ये हमारे इंडस्ट्रीज का मेजर ड्रॉबैक है, ये कमियां कह सकते हैं, मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्री। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न while apparel garments manufacturers have to import fabric। तो ये बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स का ऑलमोस्ट हम लोग आज फैब्रिक्स में ये कंप्लीट कर लेंगे कम से कम, उसके बाद कल पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल को। देन सपोज दैट यार्न इज सोल्ड एट ₹85 पर केजी, मान लीजिए धागा 85 रुपया पर केजी बेचा जा रहा है। सपोज दैट यार्न इज सोल्ड एट ₹85 पर केजी, इफ इट इज सोल्ड एज अ ट्राउजर्स it fetches ₹800 per kg. So value is added at every stage from fibers to yarn to fabric and to garment. Why is it important for us to improve our weaving sector? क्यों ये हमारे लिए खासा महत्वपूर्ण हो जाता है?
why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large industries? Although we have made significant increase, बहुत सारे हमने बदलाव किया, ग्रोथ भी किया, जबकि although we have made significant increase in the production of goods, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक की बात करें, क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन, द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ट, फिर भी बहुत सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ रही है मंगाने की। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी की बात हो या कुछ तो ऐसा फ़र्क पड़ जा रहा है, तभी तो हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। इतना एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी, निर्यात करने के बावजूद भी कुछ कपड़ों में आयात करना पड़ रहा है, तो ये तो गलत है। इसको समझने की जरूरत है। पावर सप्लाई इज इरेटिक एंड मशीनरी नीड्स, पावर सप्लाई is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sectors in the particular, यानी बिजली इस सेक्टर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, पावर सप्लाईज। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन विथ द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज। तो और भी ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ, यानी मजदूरों की जो कमी है, मजदूरों को जितना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो इस इंडस्ट्रीज़ में एक परेशानी ये है। दूसरा, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, तो वो ज़्यादा डिमांडेबल हो गया है। उसका रीज़न हो गया है सिंथेटिक काफ़ी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। आज हमारा देश उतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि सभी लोग कॉटन के कपड़े पहन पाएँ। तो ये एक यहाँ बात हो रही थी कि कॉटन इंडस्ट्री को डिक्लाइन होने का मुख्य कारण क्या है। तो आज हम लोग यहाँ तक इस टॉपिक को, चैप्टर को पढ़े हैं। टुमारो हम लोग देखेंगे, और इसमें ये भी देखने की ज़रूरत है, इस मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे टुमारो कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल के अलग अलग हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ हैं, ये मैप के माध्यम से ये हम लोग कल देखेंगे। इसमें ये जो हमारे स्टेट्स है, और आपको भी याद रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट द नेक्स्ट इंडस्ट्रीज इन द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल में ही जूट की बात होगी। सॉरी, अभी हम लोगों ने कॉटन देखा है, ये टेक्सटाइल में ही जूट की बात होगी। जूट इंडस्ट्रीज़ के बाद हम लोग देखेंगे शुगर इंडस्ट्रीज़ देखेंगे, देन मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आयरन एंड स्टील है। तो ये जितने सारे बेस की इंडस्ट्रीज़ अलग अलग है, वी विल फोकस ऑन, वी विल लर्न अबाउट दैट। और आपको उम्मीद है कि आप खासा इसको समझ पाए होंगे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इसमें कवर हुआ है स्टार्ट से लेकर के अभी तक, और इंडस्ट्रीज़ कैसे कैसे ग्रो अप होने चाहिए, उस इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सारा तो टुमारो हम लोग देखेंगे जूट टेक्सटाइल यहाँ से। तो होप सो कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। इस उम्मीद के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू, हैप्पी एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।